पिछली वीडियो में हमने लीनियर इनइक्वालिटीज़ के ग्राफिकल सॉल्यूशन किए थे। एक दो क्वेश्चन और रहता है इसका, आगे बढ़ रहे हम। क्या है एग्जाम्पल 7 आता है, फाइंड द लीनियर इनइक्वालिटीज़ फॉर विच शेडेड एरिया। अब हमको एक शेडेड एरिया दिया हुआ है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ हमें निकालनी है। कैसे देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, आगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4, यहाँ पर -1 -2 -3 -4। पहली लाइन मान लो इधर -2 से जा रही है और 3.5 पे जा रही है। ये लाइन है, इसको 1 डाल दिया और इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है -7x + 4y = 14 है। अब इस लाइन से नीचे का एरिया, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इधर का एरिया दे रखा है। अब ये देखना है कि इधर का एरिया के लिए एक पहले हमने जो शेड बनी हुई है बुक के अंदर, हमने पहली लाइन देखी, एरिया जो बना हुआ इस साइड का बना हुआ, या वो पहले बना लेते हैं, कोई बात नहीं, चलो इसमें आ जाएगा सारी बातें। फिर इधर 1 है, इधर 1.5 है, इधर 1, इधर 1.5, ये 1 है। इस लाइन की इक्वेशन है 2x + 3y = 3। तीसरी है -0.5 और इधर 3 है। -0.5 इधर 3 पे गई हुई लाइन, इस लाइन की इक्वेशन है x - 6y = 3। ये फर्स्ट लाइन है, ये मान लो सेकंड लाइन है, ये हमारी 3 लाइन है। सेकंड ये कर लीजिए, फर्स्ट ये हो गई, ये थर्ड हो गई। एक और रहती है 4.5 और 6 है, 4.5 और ये 6 है। तो ये हमारे पास 4th लाइन है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 3x + 4y = 18 है। ये हमारा शेडेड एरिया है, ये भी है, ये है। तो देखिए, सबसे पहले मान लो लाइन ये लेते हैं, इधर का एरिया है क्या है -7x + 4y कि हम रफ में देख लो -7x + 4y यदि ये करते हैं, क्योंकि ये ओरिजिन की तरफ का एरिया इस लाइन को देखें,
इधर ओरिजिन नहीं है, इधर ओरिजिन है। यदि 0 0 पुट करते 0 40 से कम है तो ओरिजिन इसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो लेस देन इक्वल 14, ये पहली लाइन आ गई। दूसरी इसको देखिए, ये क्या है -7x, ये रही दूसरी 2x + 3y, इसमें ओरिजिन नहीं है तो ओरिजिन इसके अंदर नहीं है, तो 0 0 पुट किया तो हमारे पास लिख लो, यहाँ पर देख लो रफली, मान लो ये कर दिया 3 कर दे, 0 0 पुट किया, 0 3 से कम है तो ओरिजिन की तरफ आ गया। ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन से ऊपर है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बनेगा कि 0 0 पुट किया, 0 3 से कम होता है, ज़्यादा आ गया, इम्पॉसिबल हो गया, ओरिजिन इसमें नहीं आएगा, ओरिजिन कंगेस्ट का एरिया आएगा। सेकंड ये हो गया। तीसरी लाइन ये रही इसकी इक्वेशन, x - 6y, यहाँ लिख लो x - 6y, मान लो लेस देन इक्वल टू 3 लिखा तो 0 0 पुट किया, 0 3 से कम है। इसमें हमारा क्योंकि ये 3 लाइन है, देख लो ओरिजिन की तरफ का एरिया है तो ट्रू है, तो ये भी लेस देन इक्वल टू 3 आएगा, ये आ गया। चौथी हमारी ये रह गई 3x + 4y, जो ओरिजिन की तरफ का एरिया है, 0 0 पुट करेंगे, 0 18 से कम है, लेस देन इक्वल 18 आएगा। इस तरीके से, क्योंकि ओरिजिन इन्वॉल्व है, लेस देन आता है, ओरिजिन इन्वॉल्व नहीं है तो क्या आएगा वो, तो ग्रेटर देन आएगा। इस तरीके से हमें करना है। और क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है 3x + 4 लेस देन इक्वल टू 18 है, -7x + 4y लेस देन है, 2x + 3y ग्रेटर देन है, x - 6 लेस देन है। x पॉजिटिव, y पॉजिटिव है, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव है। तो लेकिन ये जो शेडिस ने पोर्शन कर रखा है इसमें ये नहीं है, इन्वॉल्व आएगा, ये गलत है, इसमें बुक में ये नहीं आएगा, क्योंकि हमारा इधर आ गया ना, फिर ये हमारा इधर तो आ गया, इधर है ये, इस लाइन से इधर है ये जो फर्स्ट लाइन है, तो फर्स्ट लाइन में नीचे है ना ये साइड से, ये तो ऊपर तो आएगा नहीं, ये तो नीचे आएगा, इधर आएगा, ऊपर जाएगा, इधर जाएगा, तो ये एरिया गलत बुक में दे रखा, ये नहीं आएगा इसके अंदर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। इस तरीके से एरिया दिया हुआ है, ये लीनियर इक्वालिटी बनानी है, इस तरीके से हम बनाते हैं। आगे फिर हम एग्जाम्पल शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज की एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल फर्स्ट आता है पेज नंबर 6.35 पर। क्या है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंजक्टिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स। कंजक्टिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स के वो पेयर बताइए, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। हम मान लेते हैं लेट टू ओड पॉजिटिव कंजक्टिव CONSECUTIVE let two odd positive conjunctive integers are x and x + 2। लगातार दो पॉजिटिव ओड कंजक्टिव इंटीजर्स हमने x और x + 2 मान लिए। जैसे मान लो 1 3 हुआ, 3 5 हुआ, 5 7 हुआ, 13 15 हुआ, लगातार दो। अब ये कहता है जो दो पॉजिटिव ओड कंजक्टिव इंटीजर्स हैं, दोनों हमारे पास x से कम है, दोनों हमारे x से 10 से कम है, और उनका सम, दोनों का सम 11 से ज़्यादा है। ऐसे में वो सभी पेयर्स दो ओड पॉजिटिव कंजक्टिव इंटीजर्स के निकालने हैं। दोनों हर एक पेयर के दोनों नंबर 10 से कम होने चाहिए, और दोनों जो हर एक पेयर आएगा उनमें दोनों नंबर का सम 11 से ज़्यादा आना चाहिए। कैसे करना है, यहाँ पर क्या बन गया, 2 को उधर ले जाओ, 9 रह गया, x 2 से डिवाइड करेंगे, 4.5 आ गया। तो 4.5 से ज़्यादा, पहला 5 आ गया, दूसरा 7 आएगा, एक पेयर, फिर हमारे पास पहला 7 आ गया, दूसरा 9 आएगा। दोनों नंबर हमारे 10 से कम होने चाहिए,
और दोनों का सम हमारे पास 11 से ज़्यादा होना चाहिए। यदि नेक्स्ट पेयर लेते हैं हम 9 और 11 का, तो जबकि दोनों नंबर 10 से कम होने चाहिए। यदि मान लो नेक्स्ट पेयर 9 11 का लेते हैं, 11 तो हमारा 10 से ज़्यादा आ गया तो इसको नहीं लेंगे। तो केवल हमारे सामने दो पेयर आए जिनमें दोनों पेयर में दोनों नंबर 10 से कम है और दोनों नंबर का सम 11 से ज़्यादा है। इस तरीके से दोनों नंबर, दो पॉजिटिव ओड कंजक्टिव इंटीजर्स हमने लिए x और x+2, दोनों नंबर 10 से कम है लिखा गया, दोनों नंबर का सम 11 से ज़्यादा है वो भी लिखा गया। इससे हमने x की निकाल ली, 2 उधर लेके 4.5, तो 4.5 से पहला बड़ा 4.5 से बड़ा पहला ओड इंटीजर 5, नेक्स्ट 7 आएगा क्योंकि दोनों ओड चाहिए। फिर नेक्स्ट पेयर लेंगे 7, दूसरा 9 आएगा, तीसरा लिया नेक्स्ट 9 और 11 आएगा। लेकिन कंडीशन है कि हर एक पेयर के दोनों नंबर, दोनों इंटीजर्स 10 से कम होने चाहिए, दोनों का सम 11 से ज़्यादा होना चाहिए। वो कंडीशन हमें देखनी होती है, इसलिए इसके बाद पेयर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट फिर इसी तरीके से आता है। एग्जाम्पल सेकंड है, इसने क्या कहा, ये कहता है फाइंड ऑल पेयर जो कंजक्टिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेट 2 इवन पॉजिटिव कंजक्टिव इंटीजर्स आर, वही लेंगे x और x+2 लेंगे। दो पॉजिटिव इवन कंजक्टिव इंटीजर जो हैं, क्या क्या बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 5, दोनों 5 से ज़्यादा हैं, दोनों 5 से ज़्यादा हैं। एंड देयर सम लेस देन 23, दोनों का सम 23 से कम है, लेस देन 23। दोनों जो हमारे पास पेयर के नंबर बनेंगे, इंटीजर बनेंगे, जैसे ये पेयर के दो इंटीजर है, इस पेयर के दो इंटीजर हैं, वो सभी पेयर हमें निकालने हैं जिन पेयर के दोनों इंटीजर्स 5 से ज़्यादा हो और दोनों इंटीजर्स का सम 23 से कम हो, ऐसा इसने कहा। तो 2x आया, लेस देन हमारे पास 21 बना, और x लेस देन 2 से डिवाइड करेंगे 10.5 बन गया। तो 10.5 से कम पहला इंटीजर्स क्या आएगा, 10.5 से कम पहला इंटीजर क्या आएगा, शुरू से ले लो, 2 से ज़्यादा होने चाहिए, दोनों इंटीजर 5 से ज़्यादा होना चाहिए, दोनों इंटीजर 5 से ज़्यादा होने चाहिए, और x की वैल्यू 10.5 से कम होनी चाहिए। तो कौन कौन से आएंगे हमारे पास, पहला 6 आ गया, दूसरा 8 आ गया। देख लो कि दोनों नंबर इवन आ गए, दोनों 5 से ज़्यादा आ गए, और हमारा पहला नंबर 10.5 से कम है। फिर 6 8 आ गया, ये भी ठीक है, दोनों नंबर 5 से ज़्यादा है और पहला नंबर 10.5 से कम है। फिर 8 10 आ गया, ये भी ठीक है। उसके बाद 10 और 12 आ गया, ये भी ठीक हुआ। या ये कह लो कि 10.5 से कम है और 5 से ज़्यादा है, तो 5 से ज़्यादा और 10.5 से कम इवन इंटीजर के पेयर 6 8 आया, 6 8 आया, 8 10 आया, 10 और 12 आ गया। और कोई बनते नहीं है कि दोनों 5 से ज़्यादा और 10.5 से कम, x की वैल्यू 5 से ज़्यादा और 10.5 से कम x की वैल्यू, ये x है, ये x+2 है, पहला x दूसरा x+2, पहला x दूसरा x+2 पेयर बनेंगे x एंड x+2 के। तो ये हमारा नंबर 10.5 से कम होना चाहिए, दूसरा नंबर 12.5 से कम होना चाहिए। तो इसलिए 3 हमारे इसके पेयर बन गए। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या आता है, एग्जाम्पल थर्ड है पेज नंबर 6.36 एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स का। रवि obtained 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। पहले यूनिट टेस्ट में 70 मार्क्स हैं, दूसरे में 75 हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन थर्ड टेस्ट। लेट नंबर इन थर्ड टेस्ट एक्स मान लिए। जो 3 यूनिट टेस्ट होते हैं रवि के, पहले 2 यूनिट टेस्ट में नंबर 70 और 75 लिए। तीसरे में इसने कहा फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। भी कम से कम एवरेज 60 मार्क्स बन जाए। एवरेज कैसे निकालते हैं आपको मालूम है, 70 + 75 + x डिवाइड बाई 3। तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करते हैं। 4 टेस्ट होते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, 4 नंबर्स को ऐड करके, चारों के 4 टेस्ट के मार्क्स को ऐड करके 4 से डिवाइड करते हैं। तो तीनों टेस्ट के नंबर को ऐड करके 3 से डिवाइड किया, ये एवरेज आ गया। तो एवरेज कम से कम 60 मार्क्स होने चाहिए, 60 या 60 से ज़्यादा होने चाहिए। तो ये बन गया हमारे पास 145 + x 180 आ गया। तो x > 35 आ गया। तो इसका मतलब 35 या 35 से ज़्यादा। तो मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए, मिनिमम मार्क्स इन थर्ड टेस्ट = 35। ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद एग्जाम्पल 4 क्या आता है, देखिए क्या है। ये कहता है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम द शॉर्टेस्ट साइड। लेट द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल = x सेंटीमीटर मान लिया। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल 3 टाइम द शॉर्टेस्ट साइड। द longest side of a triangle इससे 3 गुना ज़्यादा है, 3 सेंटीमीटर, 3x सेंटीमीटर। और आगे कहता है कि अदर साइड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल 3 टाइम द शॉर्टेस्ट साइड। एंड थर्ड साइड जो रह गई, एक सबसे बड़ी एक छोटी, सबसे एक बीच की रह गई। तो सबसे छोटी साइड ट्रायंगल के x मान ली, सबसे बड़ी साइड सबसे छोटी साइड का 3 गुना है। इसने कहा लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम दी शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। थर्ड साइड जो लॉन्गेस्ट साइड थी उससे 2 सेंटीमीटर कम है, कि थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। जो तीसरी साइड है लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर कम है, ये आ गया। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम होता है। पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एटलीस्ट कम से कम 61 हो। एटलीस्ट का मतलब भी कम से कम 61 तो हो, उससे ज़्यादा कितना भी हो सकता है। एटलीस्ट का मतलब 61 या 61 से ज़्यादा हो सकता है। फाइंड दी मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो शॉर्टेस्ट साइड की मिनिमम लेंथ क्या हो सकती है, देखते हैं। 7x आ गया, 63 आ गया, कितना बनेगा 9 आ गया। तो 9 की वैल्यू, x की वैल्यू कम से कम 9 होनी चाहिए। तो शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ कम से कम 9 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये आंसर था कि शॉर्टेस्ट साइड x मान ली, लॉन्गेस्ट साइड शॉर्टेस्ट साइड का 3 टाइम्स था, 3x हो गई। तीसरी साइड लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर कम थी, 3x - 2। तीनों का पेरीमीटर क्या होता है, तीनों ट्रायंगल की लेंथ का एडिशन पेरीमीटर कहलाता है। और पेरीमीटर ट्रायंगल का कम से कम 61 होना चाहिए। तो 61 या 61 से ज़्यादा, तो यहाँ से x की वैल्यू 9 या 9 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो कम से कम x की वैल्यू 9 होनी चाहिए। ये इसने पूछा है
कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड इज 9 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या आता है, एग्जाम्पल नेक्स्ट आता है। एग्जाम्पल 5 क्या है, कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट आर गिवन बाय CX 20X प्लस 4000। ये तो कॉस्ट फंक्शन है। ये रेवेन्यू फंक्शन है 60X प्लस 2000। ये कॉस्ट प्राइसिंग होता है, सेलिंग प्राइस होती है। यदि एक्स आइटम बनाते हैं, कॉस्ट प्राइस है 20X प्लस 4000। यदि एक्स टाइम को सेल करते हैं, ये सेलिंग प्राइस 60X प्लस 2000। एक कॉस्ट प्राइस है, एक रेवेन्यू है। ये कहता है कि वेयर एक्स बी द नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, हाउ मेनी आइटम मस्ट बी सोल्ड टू रिसीव द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो सम प्रॉफिट, हाउ मेनी आइटम मस्ट बी सोल्ड टू रियलाइज सम प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हो तो हमारे पास कितनी चीज़ों को बेचा जाए, कितनी चीज़ों को क्या है, हाउ मैनी आइटम्स मस्ट बी सोल्ड, कितनी आइटम को बेचा जाए, सोल्ड किया जाए ताकि प्रॉफिट मिले। आपको मालूम है, आपने कोई चीज़ 10 रुपये की बनाई है तो 10 से ज़्यादा की बेचोगे तभी प्रॉफिट होगा। तो इसलिए कॉस्ट प्राइस ये रही, ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगी तभी प्रॉफिट मिलेगा आपको। मान लो 10 की कोई चीज़ बनाई, 11 की बेची, 12 की बेची, 13 की बेची, तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगी तभी प्रॉफिट होता है। इसने कहा भी कितनी आइटम बेची जाए ताकि तुमको प्रॉफिट मिल जाए। ये हमारे पास सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होनी चाहिए। 60X प्लस 2000 ग्रेटर देन 20X प्लस 4000। तो ये आ गया, कितना रह गया, 40X रह गया ग्रेटर देन 2000 रह गया, X ग्रेटर देन 50 रह गया, X ग्रेटर देन 50। तो कम से कम प्रॉफिट लाने के लिए 50 से ज़्यादा चीज़ को बेचे, बनाए और बेचे, तब जाके प्रॉफिट मिलेगा। 50 या 50 से कम चीज़ों को यदि बनाकर बेचता है तो उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये आंसर हमारा इस तरीके से निकलता है। आंसर आ गया। एग्जाम्पल 6 आता है, क्या है, ए सोल्यूशन इज केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट and 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में हमारे पास कोई सोल्यूशन है, इस रेंज में रखा जाता है। और इसने कहा व्हाट इज रेंज इन द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस में कितना रखा जाएगा, ताकि इसका रिलेशन F इज इक्वल टू 9/5C ये हमको दिया हुआ है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में कोई सोल्यूशन है, दो टेम्परेचर में रखा जाता है, डिग्री सेल्सियस में या डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो इसने कहा कि कोई सोल्यूशन को ये लिखता है कि ए सोल्यूशन इज केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो किसी सोल्यूशन को 68 और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रखा जाता है। डिग्री सेल्सियस में डिग्री फ़ारेनहाइट में रिलेशन दे रखा है, तो उस सोल्यूशन को डिग्री सेल्सियस में किस रेंज में रखा जाएगा, ऐसे इसने पूछा है। फ़ारेनहाइट की रेंज ये दे रखी है और सेल्सियस का मत CSC की रेंज निकालेंगे। तो इसलिए हमने फ़ारेनहाइट की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। इसमें पुट कर रहे हैं 1 में क्या, 68 डिग्री लेस देन 9/5C प्लस 32 77 डिग्री। डिग्री यहाँ पर लिख लो, डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं। तो क्या रह गया, 32 को लेस 68 माइनस 32 लेस देन 9/5C लेस देन 77 माइनस 32 कितना रह गया, 6 रह गया, 3 रह गया, 9/5C लेस देन ये 5 रह गया, ये 4 रह गया। तो 9 से डिवाइड करो, 4 रह गया, लेस देन 1/5C लेस देन कितना रह गया, 5 रह गया। 5 से मल्टीप्लाई करो, 20 लेस देन C लेस देन 25। तो डिग्री सेल्सियस में
जो हमारे पास रेंज होनी चाहिए उस सोल्यूशन की 20 और 25 के बीच में होनी चाहिए, तभी हमारे पास फ़ारेनहाइट की रेंज ये बनेगी डिग्री सेल्सियस में। और डिग्री फ़ारेनहाइट की रेंज, डिग्री फ़ारेनहाइट की रेंज दे रखी थी, तो डिग्री सेल्सियस की रेंज हमें निकालनी थी। तो ये कन्वर्जन फार्मूला है, तो ये बड़ा अच्छा है। कई बार हमें कन्वर्जन फार्मूला दिया होता है डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो एक का दिया होता है, दूसरे में उस सोल्यूशन को डिग्री सेल्सियस में किस रेंज में रखा जाए वो हमें निकालना पड़ सकता है। तो ये इसमें भाई कोई सोल्यूशन है डिग्री फ़ारेनहाइट में, इसमें रखा जा रहा रेंज में, ये कन्वर्जन फार्मूला है। तो डिग्री सेल्सियस में इस सोल्यूशन को किस रेंज में रखेंगे तो वैल्यू पुट करती है। दोनों तरफ 32 को लेस कर दिया, फिर 9 से डिवाइड किया, 9 पॉजिटिव है, इनक्वालिटी वही की वही रहेगी। फिर ये सी है, ये तो ये सी है, ध्यान करना, ये डिग्री सेल्सियस है, ये लेस देन का निशान है, ये लेस देन का, ये सी है, ये लेस देन का निशान है, ये लेस देन का निशान है। तो 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 पॉजिटिव है, इनक्वालिटी वही की वही रह गई। तो डिग्री सेल्सियस में ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। IQ ऑफ ए पर्सन इज गिवन बाय द फार्मूला, IQ है MA डिवाइड बाय CA इंटू 100, वेयर MA इज मेंटल एज, CA का मतलब है क्रोनोलॉजिकल एज। ये हमारी मेंटल एज है, ये क्रोनोलॉजिकल एज है। मेंटल एज में तो जब हमें समझ आ जाती है क्रोनोलॉजिकल एज स्टार्ट की माइंड होता है। फॉर ए ग्रुप ऑफ 20 ईयर्स चिल्ड्रन, ये हमको रिलेशन दिया, फाइंड द रेंज ऑफ मेंटल एज। तो हमारे पास IQ जो दे रखा है किसी बच्चे का, IQ 80 और 100 के 140 के बीच में दिया हुआ है। और ये IQ मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज और IQ में रिलेशन है कि IQ इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइड बाई क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 है। किसी बच्चे का जो 14 साल का बच्चा है उसका IQ लेवल ये है, तो इसने क्या निकालना है, तो इसने कहा मेंटल एज है और हमारे पास क्या है, तो क्रोनोलॉजिकल एज हमारे पास क्या है 12 दे रखी है, क्योंकि ये क्या लिखता है, फिर M इज मेंटल एज, C इज क्रोनोलॉजिकल एज। कितने साल का बच्चा है उसका मेंटल की एज, जो समझने की एज है वो कितनी होगी वो हमें निकालनी होती है। कि 14 साल के बच्चे की और 12 साल के बच्चे की जो मेंटली उसका काम कर जाए माइंड, IQ इतना हो तो वो निकालनी है। तो क्रोनोलॉजिकल एज हमको दे रखी है 12 दे रखी है, तो इसमें पुट करिए 80 लेस देन इक्वल टू मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज 140 है, तो 80 मेंटल एज हमें निकालनी है। क्रोनोलॉजिकल एज 12 दे रखी है, लेस देन इक्वल टू 140 इंटू 100 भी है ना ये, तो क्या आएगा 96 आएगा, MA आएगा 0 168 आ गया, इंटू 100 भी है, 100 से डिवाइड करेंगे 9.6 आ गया, 16.8 आ गया। तो मेंटल एज 12 साल की बच्चे की 9.6 और 16.8 के बीच में होगी, कि 9.6 और 16.8 ईयर के बीच में होगी, तब जाके उसकी IQ हमेशा 80 और 140 के बीच में होगी। क्वेश्चन क्या था कि कोई 12 साल का बच्चा है, उसका IQ यदि 80 और 140 के बीच में हो तो उसकी मेंटल एज क्या होनी चाहिए। तो हमने मेंटल एज MA, क्रोनोलॉजिकल एज CA दे रखे, 12 साल का बच्चा है, उसकी IQ लेवल ये दिया हुआ है 80 और 140 बीच में हो, तो उसकी मेंटल एज कितनी होगी, समझ की एज कितनी होगी वो निकालनी है। वैल्यू पुट कर दी है,
क्रोनोलॉजिकल एज 12 दे रखा है, 12 से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड कर दिया, तो मेंटल एज उस बच्चे की होनी चाहिए 9.6 और 16.8 ईयर के बीच में होनी चाहिए। आगे आता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए क्या कहता है एग्जाम्पल 8 में। ये कह हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू एडिड to 1125 liter of 45% solution of acid. Let x liter of water is to be mixed in 1125 TRA liters of 45% solution। हमने इसने कहा कि कोई हमारे पास 45% सोल्यूशन का 1125 लीटर है, कोई सोल्यूशन है जिसमें 45% क्या है, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू एडेड टू 1125 लीटर्स ऑफ 45% सोल्यूशन ऑफ एसिड। मतलब कोई 45% सोल्यूशन का कोई एसिड है, उसके 1125 लीटर में कितना वाटर मिलाया जाए, हमने मान लिया x लीटर मिलाया जाए, तो 1125 प्लस x बन गया इसमें, मतलब 1125 के 45% में कितने लीटर वाटर मिलाया जाए, तो हमारे पास 1125 में x लीटर वाटर मिलाया गया। अब कितने परसेंटेज का वाटर का दिया नहीं, जैसे 45% का कोई सोल्यूशन, कोई एसिड, 45% का कोई एसिड, उसके 1125 लीटर में 45% का मतलब कि 45 इंटू 1125/100, ये तो बन गया एसिड। उसमें कितने लीटर वाटर मिलाया जाए, तो x लीटर वाटर मिलाया जाए, तो दोनों का एवरेज क्या है 25 एंड 30% के बीच में रहे, 25 और 30% के बीच में रहे, ये क्वेश्चन बना। तो हमने x की वैल्यू निकालनी है। अब मैं 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं देखना, अभी पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। फ्रॉम 1 and 2 कह लो, 25/100 लेस देन 1125 इंटू 45/100, और नीचे है 1125 प्लस x है, ये कैंसिल हो गया, ये भी हमारा कैंसिल होता होगा। 5 पे है, ये 9 आ गया, 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, ये आ गया। अब 1 को इधर ले जाओ, 1125 प्लस x लेस देन ये आ गया, x लेस देन 1125 लेस करेंगे, 009 आ गया। तो x की वैल्यू 900 से कम होनी चाहिए। और फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड क्या आएगा कि 1125 इंटू 45/100 इंटू 1125 प्लस x लेस देन 35, 30/100 कैंसिल हो गया, 30 पे कैंसिल कर दो, कितना कटेगा, ये 5, 9 आ गया। तो आगे हम क्या कर रहे हैं, 3 पे कैंसिल कर दो, ये 2 आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 75, 33 लेस देन 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 2x आ गया। अब ये लेस करो, 5 आया, 2 आया, लेस देन 2x आ गया।
2 से डिवाइड करेंगे 6 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 2.5 लेस देन x आ गया। तो क्या हुआ, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 562.5 लेस देन x लेस देन 900। तो देखिए 2 क्वेश्चन और मैं थोड़ा बताता हूँ आपको ताकि इजी बन जाए। अभी इस क्वेश्चन से मेरा मेथड थोड़ा बुक से बिल्कुल डिफरेंट था। तो ये क्वेश्चन था कि कोई सॉल्यूशन है, कोई एसिड है, 45% का कोई एसिड बनाया, उसके 1125 लीटर में कितने लीटर वाटर मिलाया जाए। हमने मान लिया 45% के 1125 लीटर में 45% का मतलब 45/100 इंटू 1125 में कितने लीटर वाटर मिलाया जाए, x लीटर वाटर मिला लिया। एवरेज का मतलब होता है टोटल कितना है और कितना मिक्सिंग वो मिलाकर। तो वो जो एवरेज थी 25 और 30 के बीच में होनी चाहिए, तो 25% और 30% के बीच में होनी चाहिए। तो डिवाइड किया, फर्स्ट सेकंड लिया, 16 करा, x की वैल्यू इससे कम आई, सेकंड थर्ड लिया, x की वैल्यू इससे ज़्यादा आ गई। तो अब एक देखना, एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे कराऊंगा, आगे अपने आप कर लेना उसको, ताकि तुम्हें ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। कैसे, अब देखना क्लियर हो जाएगी बात ये। जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन नंबर में करा रहा हूँ 5th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, और ये पेज नंबर 6.39 पर क्या कहता है ये, ए मैन्युफैक्चरर हैज़ 600 लीटर ऑफ 12% सोल्यूशन। तो 12% सोल्यूशन का उसके पास 600 लीटर एसिड है, ये आ गया। हाउ मैनी लीटर ऑफ 30% लीटर का कितना एसिड मिलाया जाए। 12% के 600 लीटर में 30% का कितने लीटर एसिड मिलाया जाए। उसमें क्या था कि 45% के सॉल्यूशन में कितने लीटर वाटर मिलाया जाए। लेकिन इसमें क्या है कि 12% का कोई सॉल्यूशन था, उसमें 30% का कितना सॉल्यूशन मिलाया जाए, दूसरा एसिड कितना मिलाया जाए 30% वाला, उसमें 0% वाला था, इसलिए 0x इंटू 100 यहाँ पर आएगा, वाटर का तो कोई होता नहीं उसमें मिक्सिंग। तो टोटल मिक्सिंग वो हमारे पास 600 प्लस x, ये एवरेज आ गया। और ये एवरेज किस किस के बीच में रहना चाहिए, 15% और 18% के बीच में रहना चाहिए। तो ये कहा इसने कि 12% का कोई सोल्यूशन है, उसके 600 लीटर में 30% का कोई और सोल्यूशन है, उसका कितने लीटर एसिड मिलाया जाए, x मान लिया, और टोटल बन गया हमारे पास 600, इसका बना 12% का, x इसका मिला, टोटल ये बन गया। तो ये एवरेज बन गई, और ये जो एवरेज है 15% और 18% के बीच में होनी चाहिए। तो x की वैल्यू में निकालनी है, वही बात आएगी। ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है। फर्स्ट सेकंड लेंगे, x की वैल्यू निकल जाएगी, सेकंड थर्ड लेंगे, फिर x की वैल्यू निकल जाएगी। तो मिनिमम और मैक्सिमम रेंज हमारी आ जाएगी। एक और देख लो, जैसे एक और क्वेश्चन हमको मिलना चाहिए, शायद NCERT में ना हो, एक क्वेश्चन और मैं देख लेता हूँ ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक फिर शुरू करेंगे। ये तो हो गया क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन था कहीं पर, ये आ गया। क्या है, ए सोल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग 2% ऑफ बोरिक एसिड सोल्यूशन टू इट। कोई हमारे पास बोरिक एसिड है, उसके 8% सोल्यूशन में ये दो टाइप के सोल्यूशन बने हुए, एक 8% का, एक 2% का। क्या कहा कि रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% मोर एंड लेस देन 6%। इफ़ वी हैव 640 लीटर ऑफ 8%, तो 8% का तो हमें 640 लीटर एसिड दे रखा है, 8% का तो हमें 640 लीटर एसिड दे रखा है। उसमें
उसमें इसने लिखा है कि ये मैं 12th क्वेश्चन करा रहा हूँ NCERT का, पेज नंबर 6.52 पे NCERT का 12th क्वेश्चन है ये। ए सोल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड इन बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड। दो टाइप के हमारे पास सोल्यूशन है, एक 8% का है, एक 2% का है। तो 8% के बोरिक एसिड में 2% के बोरिक एसिड हमें मिलाना है डाइल्यूट करने के लिए। तो 8% का तुमको दे रखा है 640, रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% लेस देन 6%। वो तो आ जाएगा कि मोर देन 4% और लेस देन 6%, ये आ गया। अब इसने कहा कि 8% के 640 लीटर के बोरिक एसिड में 2% के कितना लीटर बोरिक एसिड मिलाया जाए। हमने मान लिया वो X। 8% के 640 लीटर बोरिक एसिड में 2% का कितने लीटर बोरिक एसिड मिलाया जाए, X मान लिया। टोटल हमारा बन गया बोरिक एसिड X + 640, और ये बन गई एवरेज, और ये एवरेज इससे ज़्यादा होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए। तो हमें X की वैल्यू निकालनी है। फिर वही है 1 2 है और 2 3 है, तो X की वैल्यू ऐसे निकालेंगे जैसे मैंने यहाँ पर निकाली है। तो ये मेथड थोड़ा बुक से बिल्कुल डिफरेंट है, उसमें पजलिंग होगी। इस तरीके से करेंगे कि कितने % के बोरिक एसिड में कितने % का दूसरा बोरिक एसिड मिलाया जाए, एक दिया होगा। यहाँ पर वाटर का है नहीं कोई भी, वाटर का 0% था, इसे 0 × X/100 आएगा। तो 0 × ये हमारे पास X × ये 0 था /100 आएगा। ये X है, ये 45 की जगह तो हमारे 1125 लीटर ऑफ एसिड में X ये वाटर था, इसका कोई है नहीं था परसेंटेज, 0 है इसलिए ऊपर नहीं आया। नीचे 1125 + X, और ये 25 और 30 के बीच में था। X की हमें ऐसे निकालनी थी।